हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से पार्ट 3 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन का सेशन रहने वाला है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? इस सेशन का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 121 है। इससे पहले 100 क्वेश्चन करा दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप लोग वहां से वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। आइए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी होनी चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 वर्ष। वो क्यों होगा? क्योंकि अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आइए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? मतलब किस आयु से, इनमें ऑप्शन में कौन से आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ऑप्शन सी है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ऑप्शन डी 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 वर्ष, जो कि हम बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, कितना मत प्राप्त नहीं होता है तो अपना जमानत खो देता है? तो ऑप्शन ए है वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी है वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी है वैध मतों का 1/5 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं। ये क्यों होगा? क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। आप लोग मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन ए है 2031, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2021 और ऑप्शन डी है 2011। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2026 तक। ये क्यों होगा आइए बताते हैं। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 के
परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। अगर आप बात को नहीं समझ पाए होंगे, सॉरी, अगर यहाँ पे इसका कहने का मेन मुद्दा ये है कि संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 2071 की जनगणना आधार वर्ष होगी। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए है 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी है 1961 की जनगणना पर, और ऑप्शन सी है 1971 की जनगणना पर, और ऑप्शन डी है 1981 की जनगणना पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन पे ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आसानी से लगा पाए होंगे। आइए इसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। सॉरी, किस राज्य की, यहाँ किसकी राज्य लिखा हुआ है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है मेघालय, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। ये क्यों होगा आइए बताते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 है, और उपयुक्त विकल्पों में जो अरुणाचल प्रदेश है उनका 60 है, मेघालय का भी 60 है, मणिपुर का भी 60 है, और हिमाचल प्रदेश का 68 की संख्या है, जो इस आंसर के लिए पर्याप्त है, 68। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 109वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि प्रश्नकाल में अनुच्छेद 131 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 332, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 333, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 330। ये क्यों होगा बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के 1 के क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के ख में असम के 100 शासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा गांव में
असम के 100 शासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किनके द्वारा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ये ऐसा क्यों है बताते हैं। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी है अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग आसानी से लगा पाए होंगे अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिए होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ई है एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी है वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी है वर्ष में 4 बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष में 2 बार। ऐसा क्यों है आइए समझते हैं। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। आप लोग बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। ऐसा क्यों है आइए इसका डिटेल जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। जैसे कि बताते हैं, बिहार का जो है 40 है, मध्य प्रदेश का 29 और पश्चिम बंगाल का 42 और उत्तर प्रदेश का 80। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश ज़्यादा भेजता है। बिहार का कितना है 40, मध्य प्रदेश का 29, पश्चिम बंगाल का 42 और उत्तर प्रदेश का 80। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार तथा महाराष्ट्र। ये क्यों है? क्योंकि प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब जो इसका स्थिति है बताते हैं। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ और मध्य प्रदेश 29 सीटों के साथ, तमिलनाडु 39 सीटों के साथ, बिहार 40 सीटों के साथ। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। और ये क्यों है आप लोग एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1954 में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक राज्यों के लिए बराबर, ऑप्शन बी है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, ऑप्शन सी है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, और ऑप्शन डी है उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। ये क्यों है बताते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी है आजीवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष के लिए, जो इसमें लगा हुआ है। जस्ट प्रश्न के नीचे इसका उत्तर भी है। तो ऐसा क्यों है बताते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है। आइए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों ही सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगर पहले वाले क्वेश्चंस पे आप ध्यान दिए होंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः ये जो विकल्प में दिया गया है, किसी भी अधिकारी द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12। ऐसा क्यों है बताते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। ऑप्शन ए है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ऐसा क्यों? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा। ऐसा क्यों है आइए जानते हैं।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई 13/8/2014 से 25/5/2019 के पश्चात यह रिक्त है। यानी कि इनका जो पद था उपाध्यक्ष का एम थम्बी दुरई के बाद ये 2014 से 19 तक के पश्चात ये रिक्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है पी एम सईद। ऑप्शन बी है श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन सी है श्री GMC बालयोगी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 125वां, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? 4 महीने का। ऑप्शन बी है 6 महीने का। ऑप्शन सी है 1 वर्ष का और ऑप्शन डी है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 महीने का। ऐसा क्यों होगा, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है, जो पहले भी बता चुके हैं पहले के क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शन बी है निलंबित प्रस्ताव। ऑप्शन सी है स्थगन काल और ऑप्शन डी है प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट सभा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए विकल्प में जो है कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। इसका आंसर आप ई मार सकते हैं, जो यहाँ नहीं है दिया हुआ, आप यहाँ पे ई लिख करके इनमें से कोई नहीं समझ लीजिएगा, नन ऑफ दीज, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन ई है राज्य पार्टी है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय पार्टी है और ऑप्शन डी है पंजीकृत पार्टी है और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि बताते हैं निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रायोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए कई प्रकार की अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है, आइए जानते हैं। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, इसका ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है
कि यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्यों में लोकसभा की कम से कम एक सीटें जीती हो। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो। और चौथा कंडीशन ये है, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम एक सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। तो आप आशा करते हैं कि मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आपको शॉर्ट में समझा दे कि इस प्रकार आम आदमी पार्टी, जो ये चारों बात बोले हैं हम अभी, इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपरोक्त अर्हताएं पूरी करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। आप लोग जान ले कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी है तथा एक क्षेत्रीय पार्टी है, अतः इसका विकल्प जो होगा ये सही होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक सही है। ये राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। पंजीकृत और राज्य पार्टी और आम आदमी क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि ये तीनों हैं, राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी, यानी कि एक से अधिक इसका जो है सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दो में है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीन में है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चार में है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, और ये सारे का उत्तर कूट में देना है। तो ऑप्शन ए में है 1 एवं 4, ऑप्शन बी में 3 एवं 4, ऑप्शन सी में 1 एवं 2 और ऑप्शन डी में है केवल 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 4। ये क्यों होगा बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली है। ऑप्शन ए है एक राज्य, ऑप्शन बी है एक केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन सी है एक स्वायत्त शासी परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कैवे संविधान संशोधन के द्वारा। एग्जाम्स में ये अनदर एग्जाम्स में भी कई बार आए हैं। ऑप्शन ए है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत और ऑप्शन डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए जानते हैं 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये 22वां राज्य था जिसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन सी है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है
अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, जो इसमें दिया हुआ है नहीं इस ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, उनके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है M.N. वेंकट चलैया, ऑप्शन बी है R.S. सरकारिया, ऑप्शन सी है कृष्णा अय्यर और ऑप्शन डी है फातिमा बीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, M.N. वेंकट चलैया। क्यों? क्योंकि संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिन M.N. वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब? बताना है। ऑप्शन ए है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी है भारत के अधिनियम 1953 के अधीन, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के द्वारा। आइए इनके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके उस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13 और 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त करा दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन के व्याख्या में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकपाल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, क्योंकि उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 70 वर्ष और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विधि मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के महान न्यायवादी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। और ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनराविलोकन कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं क्या क्या, ये बताना है। एक में कह रहा है कि विधान परिषद एवं राज्यपाल, दो में है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीन में है विधानसभा एवं राज्यपाल, चार में है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसका उत्तर कूट में देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 4 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है, पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 172 द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 175 द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 176 द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 2 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संसद में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए
अपेक्षित विषयों पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए है विधान पालिका परिषद, ऑप्शन बी है विधान पालिका समिति, ऑप्शन सी है राज्यपाल का कार्यकाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विधान पालिका परिषद, क्योंकि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कैसे बताना है? ऑप्शन ए है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय संसद द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो, तब ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? 1 में है केरल, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में दिल्ली, 4 में बिहार और इसका उत्तर कूट में देना है, जो निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए में है 1 एवं 4, बी में है 1 एवं 2, सी में है 2 एवं 3 और डी में है केवल 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 4 बिहार, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 168 1 के क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं, अतः भारत में 6 राज्य में विधान परिषद हैं, जिसमें कि एक बिहार भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 170। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल की विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किनको? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपाध्यक्ष को, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है बम्बई उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है पंजाब उच्च न्यायालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब बताते हैं इसके बारे में, आइए कुछ जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमत उल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी है।
तो दोस्तों बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 50 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।